लगा लें, कुछ भी कर लें, किसान ना तो लॉकडाउन न मानेगा, ना किसान धारा 144 में मानेगा। इन्हें पर्चे दर्ज करने हो, ये पर्चे दर्ज कर लें, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल हमारा ये है कि इस आंदोलन में 400 किसानों की शहादत होगी। आज तक किसी बड़े चैनल के पत्रकार ने ये सवाल नहीं उठाया कि 400 किसानों की मौत क्यों होगी। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता ये बोले कि इनकी शहादत का सबूत दो, जब किसी ने सवाल नहीं उठाया। पिछले 25 सालों में सरकारों की गलत नीतियों के कारण 25 लाख किसानों की आत्महत्या होगी। मैं तो कहूँगा कि वो सरकारों की गलत नीतियों के कारण की गई हत्याएं हैं, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो किसान को तो मरना ही है। यदि तीनों काले कानून वापस नहीं हुए, यदि एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना, तो किसान को तो मरना ही पड़ेगा। जब वो मरना ही है तो कम से कम लड़ाई लड़ते हुए मरेंगे ना। लड़ाई लड़ते हुए मरेंगे तो शहीद कहलाओगे। कम से कम आने वाली पीढ़ी, आने वाली कौम, आने वाली नस्लें ये बात कहेंगी कि भाई जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्रूर तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी, उन्होंने अन्याय करने वाले तानाशाहों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी। तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां तो हमने शहीद मानेंगी, हमारा तो मान सम्मान करेंगी। मरना तो वैसे भी है भाई, एक ना एक दिन तो इस दुनिया में आया है, एक ना एक दिन उसने छोड़ के जाना है। कोई आज चला जाएगा, कोई कल चला जाएगा, जाना सब ने है। परमानेंट खतर कोई अड़े नहीं आया, ये परमानेंट प्लॉट किसी के नहीं कट रहे। तो इसीलिए जब देश का आप बंगाल में देखो, बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया कि बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो, लेकिन हमने प्रयास किया कि ये हिंदू मुसलमान नहीं, देश के किसान के मुद्दे पर हो, देश के मजदूर नौजवान के मुद्दे पर हो। और होया, यूपी में भी देश के किसान और नौजवान के मुद्दे पर वोट पड़ी। और आगे आने वाले समय में देखिए, हमने पूरी उम्मीद अभी और मेहनत की जरूरत है। देश का एक आदमी अपने सामाजिक मुद्दों में, बेरोजगारी के मुद्दे पे, खेती किसानी के मुद्दे, मजदूरी के मुद्दे पे, देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर वोट डालेंगे। अब हम आगे जाति धर्म क्षेत्र में बटकर वोट नहीं डालेंगे। और इसी वक्त आप सभी का स्वागत है हरियाणा की ताकत पर, और हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई लगातार 160 से 170 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, पर सरकार ने अपना कोई फैसला नहीं दिया, या फिर ये कहें कि किसानों के ऊपर कोई सहानुभूति नहीं जताई, या किसानों का कोई सारा नहीं बनाया सरकार का आदमी या फिर सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे जो गोल्डन हट का मालिक है भाई राम सिंह राणा, उसको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि किसानों के प्रति उसकी एक अच्छी सोच और एक अच्छी मदद की है उन्होंने। और बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है आज या फिर 2 दिन से खराब चल रही है, तो आशा करेंगे भगवान से उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो। अपने साथ है अभिमन्यु भाई, अभिमन्यु कुवाड़। बातचीत कर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी लेंगे और थोड़े से सवाल लेंगे जो पब्लिक के भी हैं, जो अपने भी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम, आपने भी राम राम, आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। ठीक हो भाई? बहुत बढ़िया, अपनी सुनाओ भाई। बढ़िया भाई। भाई साहब 160-70 दिन हो चुके हैं, पर सरकार तस्तमस नहीं हुई है। केला का आंदोलन जीतेंगे किसान या फिर सरकार जीतेगी? देखो, किसान आंदोलन तो 100% जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय चाहे कितना भी लगे, सरकार की हार शुरू हो चुकी है। बंगाल में किसानों ने बीजेपी को रगड़ दिया, यूपी के पंचायत चुनावों में किसानों ने बीजेपी को रगड़ दिया। और यदि बीजेपी नहीं संभली, नहीं सुधरी, तो आने वाले समय में जो यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनावों में बीजेपी का पत्ता पूरे तरीके से साफ करने का काम देश का किसान अन्नदाता करेगा। किसानों को इस चीज़ का फायदा क्या होगा फिर? ये आ रहे तो वो कानून तो वापस नहीं होंगे फिर भी? नहीं, देखो भाई, लोकतंत्र में आपके पास और रास्ता क्या है? सरकार एक ही चीज़ से तो डरती है, कोई भी पार्टी हो। ये पार्टी इतनी बड़ी बड़ी पार्टी क्यों खड़ी हो रही है? पार्टी इसलिए तो खड़ी हो रही है, सत्ता मारना चाहते हैं, इन्हें सत्ता मारने का लोभ है। और हमारा मकसद क्या है भाई? जो हमारे खिलाफ काम करेगा। तो लोकतंत्र में तो ये है कि हम उस सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। तो उस बीजेपी जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, जवान विरोधी, देश विरोधी, भाईचारे विरोधी जो पार्टी है बीजेपी, उसको सत्ता से बाहर करने का काम किसान कर रहे हैं। इनको सत्ता में आने का लालच है, ये हमारे खिलाफ नीतियाँ बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बाहर करेंगे। तो इनकी मजबूरी हो जाएगी कि इनको हमारी दोनों मांगे पूरी ही करनी पड़ेंगी। उसके अलावा देखो ना, पहले हमने कोई शुरुआत में थोड़ी कही थी कि इनका हम विरोध करेंगे बाहर जाकर। हम तो आगे बैठ के थे, चुपचाप अपने कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल ना तो इनका लोकतंत्र में विश्वास बीजेपी वालों का, ना इनका संविधान में विश्वास, ये तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये तो फिर उसके बाद मजबूरी में हमने कदम लेना पड़ा कि बंगाल में जाओगे, इनका सुपड़ा साफ करेंगे। इनका सुपड़ा साफ होया। एक बात देखो आप, ममता बनर्जी अपना चुनाव तो हार गई, लेकिन उनकी पार्टी इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गई। अगर ममता बनर्जी खुद इतनी लोकप्रिय होती तो वो भी बड़े मार्जिन से जीतनी चाहिए थी। तो ममता बनर्जी ने टीएमसी को नहीं जितवाया, कि देश के किसानों ने, देश के अन्नदाताओं ने जो माहौल बनाया, उससे बंगाल की जनता ने बीजेपी के खिलाफ ही जनादेश दिया है। तो जनादेश टीएमसी को नहीं है, तो जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, और वो जनादेश टीएमसी को गया है। अब कह रहे हो कि आपका कहने का मतलब है कि जो किसानों के साथ होगा, हम उसी पार्टी के या फिर उसी नेता के साथ होंगे? नहीं, पार्टी या नेता का साथ होना हमारा कोई काम नहीं है। ना तो हम किसी पार्टी के साथ हैं, ना हम किसी नेता के साथ हैं। एक बात हम क्लियर कर दें, हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने किसानों को ठगा ना हो, जिसने किसानों को लूटा ना हो। जिसने मौका मिला उसने लूटा है, उसने ठगा है। किसी ने कम ठगया है, किसी ने फालतू ठगया है। फर्क इतना है भाई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 2007 में आई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी थी, केंद्र में भी थी। इन्होंने रिपोर्ट को लागू नहीं किया 2014 तक। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाइयों बहनों मित्रों में पहली कलम तक कर दूंगा। इन्होंने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया
कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के C2+50% फार्मूले को लागू नहीं कर सकते। इसीलिए किसी ने थोड़ा कम लूटिया है तो किसी ने ज़्यादा लूटिया है। मतलब लूट लूटने मची का है। काम सब पार्टियां ने करा, जिसने मौका मिल लिया उसने लूटिया है। हमारा काम क्या है, बंगाल में भी देखो, हमने किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगी। हमने ये नहीं कहा कि भाई फलाने ने वोट दो, ढमके ने वोट दो, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा भाई बीजेपी किसान विरोधी, इसलिए बीजेपी को वोट मत दो। इसके अलावा जिस तरह जी कर उस तरह वोट दे दो, हमने कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो। किसान लगातार अपना आंदोलन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये गेहूं भी आए हैं कथुरा गांव से, तो क्या लगता है किसानों का आंदोलन मजबूत हो पाएगा, या फिर सरकार की जो नीति है धारा 144 लगा के कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आंदोलन को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश नहीं, रची जा रही है? ये धारा 144 हमारे ऊपर कोई लागू नहीं होती। जब 26 नवंबर को किसान यहाँ पर आ रहे थे, उस समय भी सड़कें खोद दी गई थी, बैरिकेटिंग लगा दिए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, ठंडा पानी किसानों के ऊपर मारा गया था। लेकिन किसानों के ऊपर उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हम आगे चलते आए थे और यहाँ तक पहुँच गए थे। जो है सरकार यह बात समझ ले कि किसान ना तो पीछे हटना जानता, ना दबना जानता, ना झुकना जानता, ना बिकना जानता। किसान तो सिर्फ आगे बढ़ना जानता है। तो हमारी कौम बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये धारा 144 लगा लें या कुछ भी लगा लें, लॉकडाउन लगा लें, कुछ भी कर लें, किसान ना तो लॉकडाउन न मानेगा, ना किसान धारा 144 ने मानेगा। इन्हें पर्चे दर्ज करने हो, ये पर्चे दर्ज कर लें, हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल हमारा ये है कि इस आंदोलन में 400 किसानों की शहादत होगी। आज तक किसी बड़े चैनल के पत्रकार ने ये सवाल नहीं उठाया कि 400 किसानों की मौत क्यों होगी। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता ये बोले कि इनकी शहादत का सबूत दो, जब किसी ने सवाल नहीं उठाया। पिछले 25 सालों में सरकारों की गलत नीतियों के कारण 25 लाख किसानों की आत्महत्या हो गई। मैं तो कहूँगा कि वो सरकारों की गलत नीतियों के कारण की गई हत्याएं हैं, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो किसान को तो मरना ही है। यदि तीनों काले कानून वापस नहीं हुए, यदि MSP गारंटी कानून नहीं बना, तो किसान को तो मरना ही पड़ेगा। जब मरना ही है तो कम से कम लड़ाई लड़ते हुए मरेंगे ना। लड़ाई लड़ते हुए मरेंगे तो शहीद कहलाओगे। कम से कम आने वाली पीढ़ी, आने वाली कौम, आने वाली नस्लें ये बात कहेंगी कि भाई जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्रूर तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी, उन्होंने अन्याय करने वाले तानाशाहों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी। तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो हमने शहीद मानेंगी, हमारा तो मान सम्मान करेंगी। मरना तो वैसे भी है भाई, एक ना एक दिन जो इस दुनिया में आया है, एक ना एक दिन उसने छोड़ के जाना है। कोई आज चला जाएगा, कोई कल चला जाएगा, जाना सब ने है। परमानेंट खतर कोई अड़े नहीं आया, या परमानेंट प्लॉट किसी के नहीं कट रहे। तो इसीलिए जब मरना ही है तो अच्छे काम के लिए मरेंगे ना। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत हुई थी। आज भी भगत सिंह वो नाम हैं जिनके नाम पर सबसे अधिक नौजवान इकट्ठे हो सकते हैं पूरे देश में। हमने देखा अभी 23 मार्च को हमारे जो पंजाब के साथी हैं सरदार मनजीत राय, उनके नेतृत्व में, उनकी जत्थेबंदी के नेतृत्व में खटखट कला में बहुत बड़ी पंचायत थी। सुबह 10 बजे 11 बजे पंचायत थी, सुबह 10 बजे तूफान आ गया और टेंट फाट गए 1 घंटा पहले। लेकिन उनका करेज इतना था भगत सिंह का, उनको आज भी लोग इतना मानने हैं, उनकी जत्थेबंदी इतनी बड़ी थी मनजीत राय जी की कि 1 घंटे में उन्होंने बंगा में शिफ्ट कर दिया, बंगा की मंडी में। वहाँ पे साउंड सिस्टम भी लग गया, स्टेज भी लग गई, सारी चीज़ों की, और लोग भी पहुँच गए, और लाखों की संख्या में लोग पहुँच गए। है किसी राजनेता में इतनी औकात है कि उसकी सभा शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले कोई तूफान में उसका पंडाल पाट जाए और वो दूसरी जगह शिफ्ट करके पंचायत कर दे? वो तो कैंसिल कर देगा। तो भगत सिंह को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कौम के लिए, देश के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी शहादत और कुर्बानी दी थी। तो भाई यदि आज शहादत हमने देनी पड़ेगी, तैयार है कि बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। दुष्यंत चौटाला जी अपने आप को किसानों का हमदर्द या सीधा के किसानों का नेता बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो फसल है किसानों के, गेहूं है, इनकी पेमेंट जो है 72 घंटे के अंदर होगी। और अगर किसानों से बातचीत करते हैं हम, तो वो कह रहे हैं कि भाई 1 महीना होगा, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई। देखो इस सरकार ने क्या कराया, इस सरकार ने तो साजिश बहुत रची। पहला तो ये 3 कानून लेकर आए, वो फैल हो गए, इनके किसानों ने फैल कर दिए, एक तरीके से आंदोलन चल गया। इन्होंने क्या कराया हरियाणा के अंदर, इन्होंने कहा सभी आड़तियों को बुला के धमकी दी, आड़तियों को धमकाया बाकायदा, उनके साथ गुंडागर्दी करी कि भाई कोई भी आड़ती गेहूं अपने मंडी में नहीं गिरवा होगा। मंडियों को ताले लगाने का प्रयास किया, वो ताले तो किसानों ने तोड़े हैं। और हमने यह बात की आड़तियों से, आप दाने गिरवाओ अपने, आगे हम देखेंगे कौन रोकेगा। इन्होंने तो ये कह दिया था सरकार ने कि सीधा साइलोज में लेकर जाओ। भाई कोई साइलोज में डायरेक्ट ले जाएगा, 2-3 साल तक मंडी बंद रही तो मंडी वैसे ही बर्बाद हो जाएंगी, मंडियाँ के वैसे ही ताले लग जाएंगे। तो सरकार चाह रही थी कान ने न्यूना पकड़ के घुमा के पकड़ लें, लेकिन किसान अब समझदार हो चुका है। किसान अब बोला नहीं है, किसान समझदार है, किसान बहकावे में नहीं आओगा। हमने खुलेआम कह दिया भाई कोई मैसेज सिस्टम नहीं, कोई साइलो पाइलो नहीं, अपना मंडी में लाओगे, हमारी खरीद मंडी में होनी चाहिए। और सरकार ने यह बात कही थी कि भाई यदि पेमेंट नहीं हुई 72 घंटे में तो 9% ब्याज देंगे। तो ये इस बात ने न्यूना सोचा कि हम भूल जाएंगे,
यो आंदोलन जीतेंगे, उसके बाद 9% ब्याज का भी जरूरत पड़ी तो आंदोलन खड़ा करेंगे और 9% ब्याज इब की बारी इंतल लेवेंगे। वो दिन जालिए कि ये मीठी मीठी बातें कह दें, देर सारी बातें ना भूल जावे थे, इब एक बात का इनका हिसाब किताब होगा। आरोप लगते रहते हैं कि भाई जो नेता हैं, आप जैसे जो युवा हैं, ये कि भाई राजनीतिक पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि भाई फंडिंग जो है बहुत सारी हुई है, और अगर फंडिंग की बात करें तो जो फंडिंग जो पिछले साल कोरोना की एक बात चली थी और लॉकडाउन भी लगा था, तो कई बिलियन 300 या 400 बिलियन जो फंडिंग आई थी, या सीधा सीधा के जो एक दान हुआ था, तो वो उस दान का आज तक ये हिसाब नहीं कि भाई वो कहाँ है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है आज भी हॉस्पिटल के अंदर दिखाई देती है। देखो, जहाँ तक बात रही राजनीति की, भाई हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो जी, ठीक है। मैं घनी पुरानी बात ना करता, बड़ौदा उपचुनाव में पथुरा गांव में पंचायत हुई थी, तो मंच तक कई भाइयों ने बात कही, आपने भी सुनी थी, आपने भी कवर करी थी, कई ने बात कही कि भाई किसान अपना कैंडिडेट खड़ा कर दो, हम सारे सपोर्ट करेंगे। हमने उड़े भी बात कही थी, चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जो सत्ता में बैठे हैं उनके ऊपर जन दबाव बना के उन राजनेताओं की लगाम जनता के हाथ में रहे, यो हमारा काम है। आज राजनीति का चरित्र खराब है, इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो भी जाके बैठेगा वो जाके बेईमान हो जाएगा, क्योंकि राजनीति का चरित्र खराब है। आज के दिन चुनाव कैसे होते हैं भाई, कोई 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ की टिकट ले आवा है एक कैंडिडेट, 10 करोड़ ऊपर खर्चा करा है, 20 करोड़ खर्च करके वो विधायक बने हैं, वो तो विधायक बनते उसका एजेंडा क्या हो जा है कि पहले तो ये 20 करोड़ पूरे करे जावे, फिर अगले चुनाव में लड़न खातर 30 करोड़ का इंतजाम करा जावे, तो 50 करोड़ इकट्ठे करने के चक्रा में लाग जा है, साल के 10 करोड़ 5 साल की टर्म हुआ है, तो उसकी पूरी टर्म भ्रष्टाचार में उल्टे सीधे कामा में लिकट जा है। आज हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, जो वोट पड़ते हैं, वो जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर पड़ते हैं, वो दारू की बोतल में 2000 के नोट पे पड़ते हैं। वो यहाँ पर सामाजिक मुद्दे आधारित वोटिंग नहीं होती है, हमारे लिए दुख की बात है। अभी धीरे धीरे हमारा समाज मुद्दे आधारित वोटिंग की तरफ जा रहा है। देश का आप बंगाल में देखो, बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया कि बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो, लेकिन हमने प्रयास किया कि ये हिंदू मुसलमान नहीं, देश के किसान के मुद्दे पर हो, देश के मजदूर नौजवान के मुद्दे पर हो, और होया। यूपी में भी देश के किसान और नौजवान के मुद्दे पर वोट पड़ी, और आगे आने वाले समय में देखिए, हमने पूरी उम्मीद अभी और मेहनत की जरूरत है। देश का एक आदमी अपने सामाजिक मुद्दों में, बेरोजगारी के मुद्दे पे, खेती किसानी के मुद्दे, मजदूरी के मुद्दे पे, देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर वोट डालेंगे। अब हम आगे तक जाति धर्म क्षेत्र में बटकर वोट नहीं डालेंगे, और इसी कारण इन सारी राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी आज भी है, जो सरकार तो भाई कहा था कि भाई शिक्षा स्वास्थ्य की जो नीति है हमारी वो रहेगी, पर स्कूल भी बंद है, ऑक्सीजन की कमी आई है। हालांकि 300-400 जो मिलियन है जो पैसा आया था, जो फंडिंग आई थी, जो एक सीधा कहें कि दान आया था पूरे देश के लिए, तो आज उसका दिखता नहीं, आपको मिसयूज हो रहा है, देखो ये तो दिखाई नहीं दे। ये तो मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, नया फंड बनाया, भाई पहले तो चल रहा था तो दोबारा नया क्यों बनाया? पहली बात, वहीं से सरकार की मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। आरटीआई के जरिए उसका जवाब मांगा तो इसका जवाब ये नहीं दे पाए, बोले कि भाई ये जवाब नहीं देंगे। सवाल ये उठता है, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये सरकार को दिए थे, प्रधानमंत्री मोदी के खाते में डाले थे। प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो पूरे तरीके से ईमानदार है, उनको पूरे तरीके से पारदर्शी हैं। तो आज समय है अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता दिखाने का, आज समय है अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता साबित करने का। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी तो लोग मर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। भाई ऑक्सीजन तो वह चीज़ है जिसके ऊपर हर भारतीय का, मैं तो कहूँगा मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी हर प्राणी का अधिकार है। इन्होंने ऑक्सीजन की कमी कर दी। ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी तो लोग मरेंगे। और हमारे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ऑक्सीजन के प्लांट प्राइवेट लोगों के हाथ में हैं, इसलिए जमाखोरी कालाबाजारी हुई और ऑक्सीजन की कमी की गई। ऑक्सीजन का सिलेंडर 1-1 लाख रुपए में बिका। यदि ये तीनों काले कानून वापस नहीं हुए तो आने वाले समय में जब मंडियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब सारा अनाज प्राइवेट लोगों के साइलोज में चला जाओगा, तो लोगों को अनाज के एक दाने के लिए भी ठीक उसी तरीके से तरसना और तड़पना पड़ेगा जैसे आज ये ऑक्सीजन के लिए तरस और तड़प रहे हैं। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, आपके लाखों दर्शकों तक ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि भाई आज ये निर्णायक लड़ाई चल रही है। ये देश को बचाने वाले किसानों, जवानों, मजदूरों, नौजवानों बनाम देश को बेचने वाले कॉर्पोरेट घरानों, राजनेताओं की लड़ाई है। इस लड़ाई में, इस महायज्ञ में हर व्यक्ति को अपनी आहुति जरूर देनी चाहिए। अब मैंने भाई क्वेश्चन तो और भी हैं, पर 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि इंटरेस्ट जो है पब्लिक का नहीं बनेगा। जो सऊदी अरब से एक टैंक की आपने वीडियो भी देखी होगी, कई टैंक आए थे, तो उनके ऊपर एक टैग लगा दिया गया था, रिलायंस का टैग। तो क्या ये कहीं ना कहीं तानाशाही नहीं होगी कि भाई रिलायंस का टैग लगाया और जो सऊदी अरब से जो एक ऑक्सीजन के टैंक आए हैं? प्रिंस भाई, मैं ईमानदारी तो बताऊँ आपने, मैं सुबह तक लेकर रात तक, देर रात तक 2 बजे तक 3 बजे तक हम तो आंदोलन में ही रहे हैं, सब लोग आते मिलते जुलते रहे हैं। मैं ईमानदारी तो बताऊँ, मैंने वैसे पढ़ने का मेरे को शौक है, लेकिन
लगभग 1-1.5 साल से पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। तो आप जिस घटना की बात कर रहे हो वो मेरी जानकारी में नहीं है, इसीलिए मेरी उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। हम जानकारी लेंगे उसकी पूरी और उसके बाद जरूर अगले इंटरव्यू में उस पर बात करेंगे भाई। तो राकेश टिकैत जी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिले थे, कई बातें चल रही कि भाई नीचे नीचे कहीं ना कहीं किसानों से या फिर जो राकेश टिकैत जी हैं पूरा संयुक्त मोर्चा वहाँ पे INLD पार्टी का समर्थन करेगा, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह की कोई बात नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे तरीके से गैर राजनीतिक है। संयुक्त किसान मोर्चा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं और जिस तरीके से हमने प्रचार भी किया, बंगाल में देख लो, हमने किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करा, हमने बीजेपी का विरोध करा। और कल को यदि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो हमारा तो फिर भी काम विपक्ष की भूमिका का है, मतलब किसी पार्टी के नीचे नहीं है हम। भाई हमारा काम विरोध करना, हम विरोध जरूर करेंगे लेकिन किसी पार्टी का हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर पार्टी ने हमें लूटने और ठगने का काम किया। जिसको मौका मिला उसने लूटा और ठगा है। तो इसीलिए वो हो सके उनकी एक नॉर्मल औपचारिक मुलाकात हो उसमें, और ओपन मुलाकात थी, वो कोई बंद कमरे में तो मुलाकात थी नहीं, उनकी कैमरे के ऊपर मुलाकात थी वो। तो इस तरीके की बातें कहना कि भाई कोई राजनीतिक उद्देश्य निकालना या कोई राजनीतिक मंशा चल रही है, ये बातें कहना मेरे अनुसार उचित नहीं है। कोरोना के नाम पे कहीं ना कहीं लगता है आपको कि पब्लिक को ठगा जा रहा है, क्योंकि एक जो आम रेडी वाला होता है शायद ही वो 400-500 रुपये पूरे दिन में कमाता हो और उसका 500 रुपये का चालान कर दिया जाता है। देखो, ये महत्वपूर्ण बात ये है, कल पंजाब में देखा किस तरीके से एक SHO ने या कोई पुलिस अधिकारी था, उसने किस तरीके से एक गरीब की रेडी का लात मारी। तो ये उस किसान का, मजदूर का तो अपमान है ही है, ये खाने का, अन्न का भी अपमान है। तो जो सरकार है, जो प्रशासन है, इसमें घमंड बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह में घमंड है, वो ये घमंड नीचे आ गया पूरे प्रशासन में। तो ये ड्रेस पहनने के बाद अपने आप को समझते हैं कि जैसे ये कानून और संविधान से भी ऊपर हो गए। लेकिन इनको एक बात समझनी चाहिए, इस देश में कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जैसे उसके ऊपर मेरे को जानकारी मिली, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो इस तरीके की घटनाएं ये करते हैं पुलिस अधिकारी, हम कहते हैं जन दबाव इतना बना दिया जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हो हरियाणा की ताकत चैनल? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हरियाणा के सभी किसान भाइयों को, नौजवानों को, जिस तरीके से आपने 26 नवंबर को और उसके बाद 26 जनवरी को इस आंदोलन को संभालने का और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था, आज फिर वही समय आ गया है। गेहूं कटाई पूरी हो गई है, तूड़े का काम पूरा हो गया है। आप अधिक से अधिक संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सभी धरनों पर पहुंचने का काम करें और सावधानी बरतें। थोड़ा एक नॉर्मल बुखार, जो वायरल बुखार हर बार जो होता है, वो वायरल बुखार फैल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीजन में हर बार आता है ये। लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर काढ़ा पी लें, थोड़ा कुछ और ले लें, तो काफ़ी हद तक उसमें राहत मिलती है। तो भाई आंदोलन भी जीतेंगे, कि भाई की जान और जिंदगी भी जरूरी है। शहीद हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क हुआ है। इसलिए थोड़ा सा काढ़ा जरूर पी लें अपने। हमारे लंगरा पर सभी चल रहा है, उसमें हमारी ही भलाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और सारे भाई अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँच कर उनको मजबूत करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दो, और कोरोना के जो आजकल एक अफवाह तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं अभी दिखाई देने लग गया है, या फिर ये एक वायरल कहेंगे, इससे थोड़ा सा बच के रहो, सचेत रहो, थोड़ा सा अपनी सावधानी खुद बरतो। और जो कोरोना के रिलेटेड हमने एक बात कही थी कि भाई जो पिछले साल जो फंडिंग आई थी, जो पैसा आया था, जो दान आया था, अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर कोई अलग से वीडियो बनाई जाए, उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। बाकी खुद समझदार हो। इसी के साथ जय जवान जय किसान।